तो पहले हम लोग सेक्शन 1 और 2 फटाफट कवर करते हैं, ठीक है, राइट। सेक्शन 1 और 2 फटाफट कवर करते हैं, फिर उसके बाद आगे के सेक्शंस में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो एक्ट का प्रियम्बल भी आप लोग को, इन डेट ऑफ इनएक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट तो सभी को पता होगा, 1 जुलाई 2024 जो है आपको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, ठीक है। फिर आपको जो BNSS जो है इसका जो आपको स्टार्टिंग जो प्रियम्बल पार्ट होता है उसमें आपको BNS को क्या बताएगा, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। बहुत जगह पे टर्मिनोलॉजी थोड़ा अलग अलग होता है अलग अलग लॉ में, तो ये ध्यान में रखिएगा। BNSS का क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। ये पार्ट है जो कि प्रीलिम्स में इधर से भी आपको क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। अब आते हैं सेक्शन वाइज। आप लोग सेक्शन सभी लोग बेयर एक्ट में ओपन करके रखिएगा, ठीक है। आप लोग बेयर एक्ट फॉलो करते रहिए। बेयर एक्ट में जो जो सेक्शंस में जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो हम डील करते चलेंगे। सेक्शन 1 से एक तो आपको टेरिटोरियल एक्सटेंट पता चलता है कि थ्रू आउट द इंडिया BNSS अप्लाई होता है, और इसमें मेनली जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है, ठीक है, कि स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल एरियाज है वहां पे BNSS अप्लाई होता है कि नहीं। तो वहां पे BNSS का पार्ट 9, 11 और 12 ये 3 पार्ट अप्लाई होता है, ठीक है। BNSS का पार्ट 9, 11 और 12 अप्लाई होता है, बट उसके अलावा बाकी के अगर BNSS के प्रोविजंस को अगर नागालैंड और ट्राइबल एरियाज में अगर अप्लाई करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, आपको स्पेशल नोटिफिकेशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को वो अप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में बस यही पार्ट याद रखेंगे, आपको लगभग इधर से कोई भी क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 9, 11, 12, 11, 12, 10 नहीं है बीच में, 9, 11, 12 है ना, ये 3 पार्ट अप्लाई करता है या नहीं अप्लाई करता है, अप्लाई करता है ना। नागालैंड और ट्राइबल एरियाज पे ये अप्लाई करता है, ठीक है। बाकी के पार्ट्स अप्लाई नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट, उनको अप्लाई कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन के थ्रू वो बताना होता है, ठीक है। उसके बाद आइए डेफिनेशन सेक्शंस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन में देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है, तो कुछ जो न्यू डेफिनेशंस हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन है, इसलिए इसको जरूर से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे डेफिनेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, अब ये सारे डेफिनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस मतलब इसमें डेफिनेशन में यही बताया गया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड अगर कवर हो रहा है ना, तो वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा है ना, सर्च और सीजर हो रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर में यही सब होता है ना, सर्च और सीजर होगा या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, या विटनेस जो है वो अपीयर करेंगे, ठीक है। तो जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर से रिलेटेड एक्ट जो है किसी भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से होता है, वो सारा कुछ इसके अंदर कवर्ड है, डिफाइंड है सेक्शन 2A में, ठीक है। ये सब डेफिनेशंस लाइन बाय लाइन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, राइट, बट दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये न्यूली इंट्रोड्यूस्ड डेफिनेशन है। उसके बाद 3 टर्म फटाफट समझते हैं, बेल, बॉन्ड और बेल बॉन्ड, ठीक है। बेल का मतलब क्या हुआ, बेल का मतलब रिलीज फ्रॉम कस्टडी, लॉफुल कस्टडी, ठीक है, ऑन कंडीशन इंपोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट। पुलिस ऑफिसर है कि नहीं वर्ड वहां पे, ऑफिसर है या पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर है, ये ध्यान में रखिएगा, वहां पे पुलिस ऑफिसर वर्ड देके कंफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम लॉफुल कस्टडी ऑन कंडीशन विच इज इंपोज्ड बाय ऑफिसर और कोर्ट, ठीक है। और जो भी आपको रिलीज मिल रहा है वो मिल रहा है अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड या बेल बॉन्ड, ठीक है। यानी बेल जो आपको मिलता है, बेल में क्या होता है, आपका रिलीज होता है लॉफुल कस्टडी से, कंडीशन जो इंपोज किया गया जाता है कोर्ट या ऑफिसर के थ्रू उस कंडीशंस पे, और आपको वहां पे एग्जीक्यूट क्या करना है, बॉन्ड या बेल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है पर्सनल अंडरटेकिंग विदाउट श्योरिटी। अगर आप बॉन्ड पे रिलीज हो रहे हैं, बॉन्ड पे अगर आपको बेल मिल रहा है तो वो आपका पर्सनल अंडरटेकिंग है। अगर वहां पे श्योरिटी है तो फिर वो आपका पर्सनल अंडरटेकिंग नहीं है, केवल वहां पे कोई और भी पर्सन है जो आपके बिहार आपको गारंटी, आपका गारंटर बन रहा है वहां पे, ठीक है। तो अगर आप बेल ले रहे हैं बाय गिविंग एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी, तो वो क्या कहलाएगा, बेल बॉन्ड। विदाउट श्योरिटी बॉन्ड, है ना, बॉन्ड बिना श्योरिटी का, विथ श्योरिटी बेल बॉन्ड, ठीक है, राइट, ओके। तो ये 3 डेफिनेशन
अभी ये सब का नंबर भी याद कर लेना, ये सबसे पूछ सकता है ना। BDE है ना, बीच में C मिसिंग है। B में आपको बेल है, फिर आपको बेल बॉन्ड है, और फिर बॉन्ड है ना। BDE बेल, फिर बेल के साथ ही बेल बॉन्ड एंड देन बॉन्ड, है ना, राइट। ओके, BDE ये डेफिनेशंस याद रखिएगा यहाँ पे। डेफिनेशन नंबर भी ये सब याद रखना, ये सब डेफिनेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है टू BDE। उसके बाद बेलेबल और नॉन बेलेबल काफी इजी है 21C में, इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है उतनी। बेलेबल ऑफेंस जिसमें बेल मिल जाएगा आपको एज अ मैटर ऑफ राइट। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको बेल नहीं मिलेगा, वहां पे एज अ मैटर ऑफ राइट बेल नहीं मिलेगा, है ना। ऑन सर्टेन कंडीशंस वहां पे इंपोज करने पे बेल मिल सकता है। जल्दी से कोई बताइए नॉन बेलेबल में कहां पे आपको मिलता है बेल, किस सेक्शन में? नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए कंडीशंस किस सेक्शन में बताए गए हैं? 480 या 479, 478 या 481, बताइए। 480 है ना, 480 राइट। ये सब सेक्शन याद रखना, ठीक है, वहां पे पहुंचेंगे देखेंगे, राइट। चलिए चलिए ठीक है, आगे 480 में, ओके सेक्शन 480 में, राइट। तो इधर ध्यान रखना, डेफिनेशन सेक्शन में बेलेबल ऑफेंस 21C में बताया गया है, ठीक है। खैर ये सब डेफिनेशन इजी रहता है, सबको पता ही रहता है। चार्ज को प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, इतना ध्यान में रखना। और जो प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है तो ऐसा नहीं उसका प्रॉपर डेफिनेशन एग्जाम में पूछेगा। ये देखो एक चीज समझ जाओ, जो सब्जेक्ट बेयर एक्ट ओरिएंटेड है उसमें बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे चार्ज का डेफिनेशन 21F में दिया है ना, और क्या बताता है चार्ज का डेफिनेशन बताता है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन। यही आपसे एग्जाम में पूछेगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि फॉर्मल एक्यूजेशन प्रिपेयर्ड बाय द कोर्ट, वो सब मेंस में आप लिखेंगे। प्रीलिम्स का आप क्वेश्चन का नेचर देखेंगे, कभी भी जो बेयर एक्ट में नहीं है जो डेफिनेशन वो नहीं पूछ सकते। जनरल जो बुक में आपको जेनरिक जो डेफिनेशंस मिलते हैं वो सब आपको कभी प्रीलिम्स का क्वेश्चन नहीं बनते हैं, आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व करके, है ना। केवल बेयर एक्ट का आपसे पूछेगा, तो इसीलिए बस बेयर एक्ट पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। 1.5 महीना बस बेयर एक्ट पढ़िए, है ना। 21F में चार्ज डिफाइंड है, और चार्ज का डेफिनेशन जो है प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। चार्ज में बस बता दिया गया क्या इंक्लूड करता है, तो ये बोलता है चार्ज में क्या इंक्लूड करता है, हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर हेड देन वन, ठीक है। तो चार्ज इंक्लूड्स हेड ऑफ चार्ज, हेड ऑफ चार्ज इज द कीवर्ड, राइट, विच यू हैव टू नो। 21F, ठीक है। फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस 21G में है, कॉग्निजेबल ऑफेंस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, व्हेन पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, या एनी अदर लॉ ऑल्सो। डेफिनेशन में दिया है एनी अदर लॉ, एनी अदर लॉ दिया है कि नहीं डेफिनेशन में, लेकिन एग्जाम में कभी एनी अदर लॉ भी ऑप्शन में कुछ इधर उधर कर दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा देखते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना, है ना, कि फर्स्ट शेड्यूल और एनी अदर लॉ, है ना, कि बिना वारंट का अरेस्ट अगर अलाउड है लॉ के अकॉर्डिंग, और लॉ दो तरीके का हो सकता है, या तो फर्स्ट शेड्यूल या एनी अदर लॉ। जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है, ओ में नॉन कॉग्निजेबल, यानी गो मींस कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल क्या हुआ, जहां पे कोई अथॉरिटी नहीं है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये तो चलिए सभी को पता ही है। जी और ओ मिलके क्या हो गया, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एच में, कंप्लेन का, ठीक है। कंप्लेन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंप्लेन्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिगेशन ओरली या राइटिंग दोनों तरीके से कैसे भी हो सकता है, और केवल मैजिस्ट्रेट को ही अगर आप इन्फॉर्म कर रहे हैं तो वो कंप्लेन है, पुलिस को नहीं, ठीक है। तो कंप्लेन का मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिगेशन ओरली राइटिंग में मैजिस्ट्रेट को किया गया है, वो भी इस इंटेंशन से कि मैजिस्ट्रेट कोई एक्शन ले। कहां एक्शन ले, BNSS के अंदर एक्शन ले, है ना, कि मैजिस्ट्रेट मस्ट टेक एनी एक्शन विद इन BNSS, है ना, कि सम पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस। अब वो पर्सन आइडेंटिफाइड हो या नॉन आइडेंटिफाइड हो, इट डजंट मैटर, ऐसा नहीं कि उसका आइडेंटिफाई होना नेसेसरी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं रहेगा, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन एक्सप्लेनेशन बताता है कि अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद, ठीक है,
इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि भाई ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो जो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को भेजेगा इसके बारे में, है ना, कि दिस ऑफेंस वाज बेसिकली नॉन कॉग्निजेबल, तो वहां उस पुलिस के रिपोर्ट को डीम्ड कंप्लेंट मान लिया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है यहां पे एक डीम्ड कंप्लेंट का, जो एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। जनरली अगर आपसे पूछेगा पुलिस रिपोर्ट है कि नहीं, आप सीधा बोलेंगे नहीं। हमेशा आंसर जनरल रूल जो है वो देना है, एक्सेप्शंस पे नहीं आना है ना। अगर अलग से पूछता है कि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है और वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को जो गया उसको क्या मानेंगे, तो वो डीम्ड कंप्लेन हो जाता है, ठीक है। बट जनरली कंप्लेन डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। कंप्लेन में जिसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहे हैं वो पर्सन आइडेंटिफाइड होना मैंडेटरी है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। दैट पर्सन मे बी आइडेंटिफाइड, दैट पर्सन मे बी नॉन आइडेंटिफाइड, ठीक है। आइडेंटिफाइड नॉन आइडेंटिफाइड दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो कंप्लेन में आपका सेक्शन 21H याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद KLM इज इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग। KLM को ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग। पहले इंक्वायरी है ना और जुडिशियल प्रोसीडिंग। ट्रायल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में? नहीं किया गया है, याद रखना। ट्रायल वर्ड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन BNSS। ट्रायल को नहीं डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब इंक्वायरी को कैसे डिफाइन किया गया है? ये डिफाइन किया गया है K में। इंक्वायरी का देखिए, एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, ठीक है, कंडक्टेड अंडर दिस संहिता। मतलब ट्रायल इज ऑल्सो एन इंक्वायरी, ये ध्यान में रखना। ट्रायल भी एक इंक्वायरी है, लेकिन ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी हो रही है इसको भी प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है ना। इंक्वायरी का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताया गया। इंक्वायरी का मतलब क्या है? टू असर्टेन द ट्रूथ, है ना, टू डिस्कवर द ट्रूथ। इंक्वायरी का मतलब ये हुआ। इंक्वायरी का भी जुगाड़ू डिफिनेशन दिया हुआ है, जैसे चार्ज का दिया हुआ है वैसे ही इंक्वायरी का दिया है। बस बता रहा है कि ट्रायल के अलावा जो भी इंक्वायरी हो रहा है, ठीक है, बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, ठीक है, तो वो इंक्वायरी है, राइट। ट्रायल भी एक इंक्वायरी है, लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, उसी को हम इंक्वायरी पर से बोलेंगे, ठीक है, राइट। ये ध्यान में रखिएगा। तो अदर देन अ ट्रायल, दिस इज द कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपको आता है इन्वेस्टिगेशन, L में 21L। इन्वेस्टिगेशन सारे प्रोसीडिंग्स जो BNSS में दिए गए हैं फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करने से रिलेटेड। मैजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेके कंप्लेन केसेस में कॉग्निजेंस लेके जो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन कर रहा होता है, क्या वो इन्वेस्टिगेशन होता है? नहीं, वो इंक्वायरी होता है। कलेक्शन ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस जाके कलेक्ट करना है, एविडेंस जाके कलेक्ट करना है, पुलिस का काम है। जहां भी दिया गया है वो पुलिस को दिया गया है वो काम, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं BNSS में एविडेंस के कलेक्शन से रिलेटेड, और उनको अगर कंडक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है। यानी इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन ऑल्सो। मैजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज कोई और पर्सन भी कर सकता है या फिर पुलिस ऑफिसर। ये दो लोग आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो इंक्वायरी क्लियर हुआ, K में था, L में इन्वेस्टिगेशन था, ठीक है। और 21M में आपको जुडिशियल प्रोसीडिंग बताया गया है। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस लिया जा सकता है ऑन ओथ। एविडेंस मे बी टेकन ऑन ओथ, राइट, ये M में होगा, राइट। इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो इसमें कीवर्ड क्या है? बस ये पार्ट, लीगली टेकन ऑन ओथ, ठीक है। तो एक बार बताओ PDE क्या क्या है? बेल है, बेल बॉन्ड है और बॉन्ड है, ठीक है। आज हम ऑनलाइन में थोड़ा वो माइक सभी का वो अनम्यूट का परमिशन हम ऑफ कर दिए हैं, है ना, क्योंकि आज ज़्यादा लोग ऐड हो गए हैं तो डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। कल से फिर ऑनलाइन वालों का भी माइक अनम्यूटेड रहेगा, राइट। तो आज थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। तो बॉन्ड, बेल बॉन्ड और सॉरी बेल बॉन्ड और बॉन्ड BDE को स्टैंड्स फॉर
कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल. को स्टैंड्स फॉर कॉग्निजेबल, जी फॉर कॉग्निजेबल, ओ फॉर नॉन कॉग्निजेबल. KLM इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग, है ना. KLM चार्ज किस में है? F में. और कंप्लेंट H में. ठीक है, चलिए. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ऑफेंस का. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको है ऑफेंस. नोट्स भी जो आपको क्लास के बाद मिलेगा वो केवल जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है उसी का, सारे सेक्शंस का नहीं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है उसी का आपको नोट्स बस मिलेगा. ठीक है, उसमें कोई सेक्शन स्किप किया रहेगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा. ऑफेंस. अब देखो ये डेफिनेशन काफी इजी है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जो कि पनिशेबल किया गया है लॉ के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो लॉ के अकॉर्डिंग पनिशेबल किया गया है. तो ये पार्ट याद करना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सभी को याद रहता है. इसका आगे वाला ध्यान रखना, इसमें इंक्लूड क्या है, क्योंकि ये पार्ट अगर प्री में पूछ लेता है तो यहां से कंफ्यूजन हो जाता है. एंड इंक्लूड्स कोई भी एक्ट जिसके लिए कंप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871. अब क्या चीज के लिए कंप्लेन किया गया है आपको अभी जानने का जरूरत नहीं है. आपको बस ये जानने का जरूरत है कि ऑफेंस में वैसे भी कंप्लेन आ जाएंगे जो कि कैटल ट्रेसपास एक्ट के सेक्शन 20 में किए जाते हैं. आपसे वो पूछेगा नहीं जाके उधर का कोई एग्जाम्पल देकर या उस एक्ट से रिलेटेड, आपसे बस यही लाइन पूछेगा, यही स्टेटमेंट पूछेगा एग्जाम में. ठीक है, तो ऑफेंस को ध्यान में रखना क्योंकि ये पार्ट सभी को याद रहता है कि पनिशेबल बाय एनी लॉ, बट व्हाट डज इट इंक्लूड, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो कोई भी कंप्लेन जो कि किया गया है अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट, क्यू में, 21 क्यू में. फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 21 आर में डिफाइंड है. तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो कौन कौन हो सकता है? तो जो वहां पे है स्टेशन हाउस ऑफिसर वो तो होगा ही. अगर वो नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन होगा? तो वहां पे नेक्स्ट इन रैंक जो है पर्सन, द पर्सन नेक्स्ट इन रैंक टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो कि अब एब्सेंट है. जब एब्सेंट है तो कोई ना कोई तो ऑफिसर इंचार्ज होना चाहिए ना. तो नेक्स्ट इन रैंक जो होता है उसी को ऑफिसर इंचार्ज मानते हैं, लेकिन वो कांस्टेबल के रैंक से ऊपर का होना चाहिए. ठीक है, लेकिन कांस्टेबल के रैंक के भी पर्सन को ऑफिसर इंचार्ज बनाया जा सकता है, लेकिन वो पावर केवल कौन एक्साइज कर सकता है? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो है नेक्स्ट इन रैंक है और वो अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी अदर पुलिस ऑफिसर को बना सकता है. स्टेट गवर्नमेंट का वाइड पावर है, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बना सकता है. ठीक है, ये आर में था. फिर इसका टी, पुलिस रिपोर्ट. पुलिस रिपोर्ट इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. पुलिस रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट जो फॉरवर्ड हुआ 193(3) के अंदर, वहां पे चलेंगे तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से. बस सेक्शन नंबर याद रखना है 21T. ठीक है, पुलिस स्टेशन वगैरह का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस में डिफाइंड है? वी में. पब्लिक प्रोसिक्यूटर में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस बताया है कि जो भी पर्सन का पॉइंट हो रहा है सेक्शन 18 में. ठीक है, और उसमें इंक्लूडेड है कोई भी पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है. ये पार्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 21V पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब जो भी अपॉइंट हुआ सेक्शन 18 में. तो चलो ये तो सभी लोग याद कर लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट भूल जाएंगे बहुत लोग. भूलेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे आ जाएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सेक्शन 18 में है वो तो है ही, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन में कोई भी पर्सन अगर एक्ट कर रहा हो, कोई भी, एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ public prosecutor, that person is also included within the definition of public prosecutor. Now this is something new जो बहुत लोग को अभी पता चल रहा होगा, है ना. I can know that, क्योंकि इतने ध्यान से बहुत कोई ये सब एरिया को बहुत लोग ये कर देते हैं, है ना, स्किप कर देते हैं. बट दीज आर इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर 21V सेक्शन 18 में जो अपॉइंट होते हैं और उनके डायरेक्शन पे जो एक्ट कर रहे होते हैं वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन में आते हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्स वाई जेड समझते हैं. तो इसमें समझो एक्स और जेड एक साथ देखना है. एक्स क्या है? समन केस. वाई जेड क्या है? वारंट. उल्टा बोल दिया क्या? सही है नहीं है ना? एक्स समन, जेड वारंट, और बीच में आया वाई जो है विक्टिम, है ना. समन केस, वारंट केस. डिफाइन किसको किया गया है? समन को या समन केस को या वारंट केस को? वारंट केस को डिफाइन किया गया है. वारंट केस को क्या डिफाइन किया गया है कि कोई भी केस विच, कोई भी ऐसा मैटर जो कि ऑफेंस पनिशेबल है
डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और मोर देन 2 years, नॉट 2 years और मोर, ये ध्यान में रखना, मोर देन 2 years। अगर 2 years तक पनिशेबल कोई ऑफेंस है तो वो क्या हो जाएगा, समन केस हो जाएगा। ठीक है, मोर देन 2 years है तब वो वारंट केस होगा, और जो वारंट केस नहीं है वो 21X बताता है वो क्या है, समन केस है। तो डिफाइन किसको किया गया है, वारंट केसेस को। ठीक है, और विक्टिम का मतलब जो भी पर्सन जिसको भी लॉस या इंजरी सफर हुआ है और उसमें 2 लोग इंक्लूडेड है। ठीक है, विक्टिम मींस जो भी पर्सन जिसको लॉस या इंजरी सफर हुआ है, 2 पर्सन आर इंक्लूडेड, गार्जियन और लीगल एयर, द गार्जियन एंड द लीगल एयर, 2 पर्सन आर इंक्लूडेड विद इन इट, राइट। चलिए ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे के सेक्शंस को फटाफट देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में बस इतना जान जाओ, सेक्शन 3 बोलता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में। अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसमें बस इतना जान जाइए, जहां भी मैजिस्ट्रेट के आगे क्वालिफाइंग वर्ड नहीं लगा हुआ है वहां पे आप बाय डिफॉल्ट उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मानेंगे। ठीक है, राइट। तो सेक्शन 3 कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस के बारे में बताता है ना, कि मतलब जहां भी क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जैसे आपके बेयर एक्ट में बहुत जगह बताया गया है ना कि दिस पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट, ऐसे करके। तो जहां भी मैजिस्ट्रेट के आगे एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल कोई वर्ड नहीं लगा है तो दैट हैज टू बी अंडरस्टूड एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ज्यादा उसको देखने का जरूरत नहीं है भाई। ये सेक्शन 4 पे, सेक्शन 4 ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर बीएनएसएस एंड अदर लॉ। अब इतना जान दो, जितने भी ऑफेंस बीएनएस के अंदर हैं उन सब का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल सब कुछ कहां होगा, बीएनएसएस में होगा। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या रही होता है, क्या बीएनएसएस केवल बीएनएस वाले ही ऑफेंस पे अप्लाई करेगा या कोई और ऑफेंस पे भी अप्लाई कर सकता है? बीएनएसएस हर तरीके के ऑफेंस पे अप्लाई कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट बीएनएसएस अप्लाई ऑन ऑल अदर ऑफेंसेस अनलेस की स्पेशल लॉ किसी पर्टिकुलर ऑफेंस, स्पेशल प्रोसीजर किसी ऑफेंस के लिए ना बना हो। जैसे पॉक्सो एक्ट में बहुत सारे स्पेशल प्रोसीजर बने हैं, तो जहां स्पेशल प्रोसीजर बन गया है तो वो बीएनएसएस को ओवरराइड कर जाएगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं बना है, बस कोई सब्सटैंटिव लॉ है जिसमें ऑफेंस डिफाइंड है, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या अप्लाई करेगा, बीएनएसएस। ठीक है, देख लीजिए, ऑल ऑफेंस बीएनएस में जो है वो तो अप्लाई करेगा ही करेगा। सेकंड देखिए, ऑल ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ भी इंक्वायर और ट्रायल होगा अकॉर्डिंग टू सेम प्रोविजन बट सब्जेक्ट टू एनी इनैक्टमेंट फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग दैट मैटर। अगर कोई वहां पे स्पेशल लॉ है, कोई पर्टिकुलर डिफरेंट सब्सटैंटिव ऑफेंस अपार्ट फ्रॉम बीएनएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर कहीं बनाया गया है तो ठीक है, वो स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई करो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट अगर ऑफेंस हुआ है तो बीएनएस में हुआ हो चाहे कहीं भी हुआ हो, बाय डिफॉल्ट क्या अप्लाई करेगा, बीएनएसएस। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो सेक्शन 4 में ये ध्यान में रखेंगे कि बीएनएसएस के अंदर किन किन ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल होगा। तो बीएनएस वाले सारे ऑफेंसेस का तो होगा ही, उसके अलावा बाकी के लॉ में भी अगर कोई ऑफेंस डिफाइन किया गया है उसका भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल यहां होगा अनलेस कि उसको एक्सक्लूड ना कर दिया गया। राइट, इज दिस क्लियर? ये सेक्शन 4 में था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 इज सेविंग क्लॉज। किस किस चीजों को सेव कर दिया गया है, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ और कोई स्पेशल प्रोसीजर। ठीक है, यही है ना सेक्शन 5 में, स्पेशल लॉ या कोई लोकल लॉ या कोई स्पेशल प्रोसीजर, 3 चीजों को सेव किया गया है अगर अलग से बताया गया हो तो। स्पेशल लॉ, लोकल लॉ सभी को याद रहता है, ठीक है, लेकिन स्पेशल जुरिस्डिक्शन या पावर या स्पेशल प्रोसीजर ये बहुत लोग मिस कर जाते हैं। तो अगर कोई स्पेशल प्रोसीजर कहीं पर बताया गया हो, ठीक है, कोई स्पेशल जुरिस्डिक्शन कोर्ट को कन्फर कहीं किया गया हो, ठीक है, तो वहां पर उन सबको सेव किया गया है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं है कि बीएनएसएस जो है उसको ओवरराइड कर देगा, वहां पे वो स्पेशल लॉ, लोकल लॉ अप्लाई करेगा, स्पेशल प्रोसीजर अप्लाई करेगा। सेविंग क्लॉज का पर्पस यही होता है ना कि उसमें जो जो चीजों को सेव कर दिया गया उस पर इस एक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इनिशियल सेक्शंस हम लोगों ने देख लिया, सेक्शन 1 to 5। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या था, सेक्शन 1 में केवल वो नागालैंड और ट्राइबल एरिया वाला जो बात किए थे हम लोग वो इंपॉर्टेंट था, है ना। 9, 11, 12 वहां पे बाय डिफॉल्ट अप्लाई करता है, बाकी के लिए स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए। बाकी हम लोग डेफिनेशन सेक्शन में बेल बॉन्ड, बॉन्ड बीडीई में देखे, केएलएम क्या देखे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और
जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है। XYZ क्या देखे, समन, विक्टिम और वारंट। गो में देखे हम लोग कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल सी में है ना। H में आपका क्या था, कंप्लेंट था। F में आपको चार्ज था। पुलिस रिपोर्ट किस में था, T में। पुलिस रिपोर्ट T में था। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन R में था, ठीक है। ये सब, यही सब इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अभी भी एक एक दिन करके भी पढ़ोगे ना, मतलब मान लो अगर क्रैश को जो करा रहे हैं उसको भी अगर फॉलो कर लेंगे, आपका जिन लोगों का नहीं कवर हुआ है 1 महीने में कवर हो जाएगा। 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीने बाद तो एग्जाम ही है, खैर ठीक है। मतलब 35-40 दिन में आपका कवर हो जाएगा, राइट। वैसे मैं बहुत लोगों का तो कवर हो चुका है, पहले से तो पढ़ ही रहे हैं, खास करके वो लोग जो 3 ईयर वाले चक्कर में नहीं थे, जिन लोगों क्या जुडिशरी वाले में ठीक है। तो सेक्शन 5 से हमें ये पता चला, अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वो हमेशा जनरल लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। PNSS एक जनरल लॉ है ना, ठीक है। तो स्पेशल प्रोसीजर या स्पेशल लॉ हमेशा जनरल लॉ या जनरल प्रोसीजर के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। अब आइए, अब 6 से लेके 17 तक हम लोग क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। जितने भी कोर्ट्स हैं उनका कौन स्टैब्लिशमेंट करता है, कौन अपॉइंटमेंट करता है, ये सब कुछ देखेंगे, ठीक है। आप लोग बेयर एक्ट देखते रहिएगा। चलिए, सेक्शन 6, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं, तो हाई कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट होता ही होता है, ठीक है। हाई कोर्ट तो होगा ही होगा। उसके अलावा कोई और लॉ में अगर कोई कोर्ट है, अलग स्पेशल लॉ में भी स्पेशल कोर्ट बन सकता है। तो हाई कोर्ट तो क्रिमिनल कोर्ट है ही मैंडेटरली। उसके अलावा अगर कोई और लॉ में अगर कोई क्रिमिनल कोर्ट डेजिग्नेट किया गया है, वो भी क्रिमिनल कोर्ट है। नहीं तो ये 4 तो क्रिमिनल कोर्ट किसी भी स्टेट में होंगे ही होंगे। तो किसी भी स्टेट में ये 4 तो होंगे ही होंगे, बिसाइड्स हाई कोर्ट। और अगर कोई लॉ के अकॉर्डिंग कोई कोर्ट क्रिएटेड है तो मे बी, तो ये ऑप्शनल है, बट दिस वन इज मैंडेटरी, दिस वन इज मैंडेटरी, है ना। तो क्या क्या मैंडेटरी है किसी स्टेट में, हाई कोर्ट, सेशन, ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब कहोगे CJM इसमें नहीं है, तो जो फर्स्ट क्लास होता है उसी में से किसी एक को पावर दे दिया जाता है CJM का, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट्स आपके बेसिकली हाई कोर्ट भी हो गए, कोर्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन को हटा दिया है, ठीक है, BNSS में, जो कि पहले आपका CRPC में था, ठीक है। अब आइए टेरिटोरियल डिवीजन, है ना, कि हर स्टेट को, ठीक है, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, हर स्टेट को कैसे डिवाइड किया गया है। तो इसको समझो, स्टेट को डिवाइड किया गया है सेशन डिवीजन में, ठीक है। मतलब कोई स्टेट डिवाइडेड किसमें है, सेशन डिवीजन में। हो सकता है कोई स्टेट में एक ही सेशन डिवीजन हो, और नहीं तो वैसे कोई स्टेट इंडिया में नहीं है जिसमें एक ही सेशन डिवीजन है, सब में एक से ज्यादा सेशन है ना। तो स्टेट को डिवाइड किया जाता है सेशन डिवीजन में, सेशन डिवीजन को डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट को अगर सब डिवीजन में जब डिवाइड करना है तो वहां पे कंसल्टेशन करना है किससे, हाई कोर्ट से, ठीक है। स्टेट में बहुत सारे सेशन डिवीजन क्रिएट करने, वो पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। सेशन डिवीजन को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, वो भी पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का। इन सब के लिए कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट नहीं नेसेसरी है। लेकिन अगर कोई डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में डिवाइड करना है तो वो करना है ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, केवल हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से, ठीक है। और मान लो कोई सेशन डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट के जुरिस्डिक्शन में ऑल्टरेशन भी अगर करना है तो वो करना है विद द कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। तो सेक्शन 7 में ध्यान में रखना, स्टेट को सेशन डिवीजन में, सेशन डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में, ठीक है, डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद आइए कोर्ट ऑफ सेशन। अब सेशन डिवीजन क्रिएट करोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन वहां पे बैठाओगे, कोर्ट ऑफ सेशन स्टैब्लिश होगा। सेक्शन 8 कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखिएगा। पेयर एक्ट सभी लोग देखते रहिए। स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। कोर्ट ऑफ सेशन को स्टैब्लिश करेगा स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। प्रिसाइड करेगा जज, जिसको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेशन जज का कौन होगा? हाई कोर्ट। स्टैब्लिश करेगा कोर्ट को कौन? स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट। फिर एडिशनल सेशन जज की अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको कौन अपॉइंट करेगा? सेशन जज या हाई कोर्ट? हाई कोर्ट ही करेगा, है ना। सेशन जज हो या एडिशनल सेशन जज हो, हाई कोर्ट ही को अपॉइंट करना है। सेशन जज का ऑफिस अगर वेकेंट हो गया, जो सेशन जज है उनका ऑफिस अगर वेकेंट हो जाता है, तो हाई कोर्ट को अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है, कि अर्जेंट एप्लीकेशन कैसे डिस्पोज होंगे, है ना। ये किसको करना है अरेंजमेंट? हाई कोर्ट को। कब? जब सेशन जज का ऑफिस वेकेंट होगा, तो हाई कोर्ट अरेंजमेंट बनाएगा कि भाई अर्जेंट एप्लीकेशंस जो आएंगे वो कौन डिस्पोज करेगा, तो वो डिस्पोज एडिशनल सेशन जज करेगा। और अगर मान लो उस कोर्ट में कोई एडिशनल सेशन जज अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 8 में इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। स्टेट गवर्नमेंट सेशन जज, सेशन कोर्ट अपॉइंट करेगा, सेशन कोर्ट में सेशन जज हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, एडिशनल सेशन जज हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। सेशन जज का ऑफिस वैकेंट रहा तो हाई कोर्ट को अरेंजमेंट करना है कि भाई जो भी एप्लीकेशंस आ रहे हैं उसको कौन डिस्पोज करेगा, तो वो जनरली पावर दिया जाता है एडिशनल सेशन जज को। एडिशनल सेशन जज भी अगर उस सेशन कोर्ट में अवेलेबल नहीं है तो फिर वो पावर जाता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, है ना, सेक्शन 8 में। राइट, इज दिस क्लियर? सेक्शन 8। उसके बाद आइए सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज अबाउट कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। देखो जितना हम बता रहे हैं बस उतना उतना पढ़ो, आपका आराम से कवर हो जाएगा सब्जेक्ट। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू लग जाएंगे आपके, ठीक है। राइट। और जीके जीएस में भी सर को बोले हैं आज से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने को, ठीक है। ओके, चलिए ठीक है। सेक्शन 9 कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट को स्टैब्लिश कौन करता है, उस वहां पे किसको कौन अपॉइंट करता है? देखो ये ध्यान में रखना, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जुडिशियल साइड में कभी भी गवर्नमेंट नहीं होता है ना, एग्जीक्यूटिव साइड में होता है। ऐसा नहीं कि मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट ही करते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव साइड में। जुडिशियल साइड में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होता है स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। अब सेशन कोर्ट सेशन डिवीजन के लिए बना। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट कहां बनता है? डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट चाहिए, ठीक है। और वो स्टैब्लिश कौन करेगा? स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी विल ऑलवेज बी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही स्टैब्लिश करेगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के ऑफिस को, ठीक है। राइट, लेकिन ये ध्यान में रखना है, अब यहां पे की पॉइंट क्या है कि दिस इज डन आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ भी कर रहे हो, है ना, कोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हो या उसके जुरिस्डिक्शन को अल्टर कर रहे हो, हमेशा कंसल्ट किससे करना है? हाई कोर्ट से। सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करने वक्त हाई कोर्ट का कंसल्टेशन जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा प्री के लिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वो करना है आफ्टर कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, और वो नोटिफिकेशन के थ्रू ही आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं किया जब मन किया तब जो है नया कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खोल दिए, राइट। आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भाई हमें कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया के लिए स्पेशल कोर्ट्स चाहिए, तो स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी पर्टिकुलर केस या क्लास ऑफ केसेस के लिए स्टैब्लिश हो सकता है। मतलब एक जनरल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तो स्टैब्लिश होगा ही फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का, उसके अलावा स्पेशल कोर्ट भी स्टैब्लिश हो सकता है, और सबका स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी कौन होगा? स्टेट गवर्नमेंट। और इन सारे कोर्ट के जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, है ना, उसको अपॉइंट हमेशा कौन करेगा? हाई कोर्ट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी विल ऑलवेज बी द हाई कोर्ट। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई मुंसिफ को, मुंसिफ किसको कहते हैं? जज ऑफ सिविल कोर्ट। मुंसिफ को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर दिया जा सकता है कि नहीं? तो दिया जा सकता है। फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पावर आप मुंसिफ को भी दे सकते हैं, ठीक है। और ये पावर कौन दे सकता है? हाई कोर्ट। दिस पावर लाइज विद द हाई कोर्ट, ठीक है। अभी देखो बहुत हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट हो रहा है। अभी क्लास के बाद आप लोग जब मॉक टेस्ट दीजिएगा तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, राइट।
तो सेक्शन 9 समझ में आया। तो सेक्शन 9 में क्या क्या की थिंग्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा हर डिस्ट्रिक्ट में किससे कंसल्ट करके, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। क्या स्टैब्लिश करेगा? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, जो भी है, ये तो स्टैब्लिश करना ही है। उसके अलावा इन सबसे रिलेटेड स्पेशल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश हो सकते हैं, है ना। स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी कोई पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस के लिए स्टैब्लिश हो सकते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो इस कोर्ट के होंगे उसको कौन अपॉइंट करेगा? हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। और क्या मुंसिफ को भी पावर दिया जा सकता है? तो यस, वो पावर कौन देगा? सेशन जज देगा? सीजेएम देगा? नो, हाई कोर्ट देगा। दैट पावर विल बी गिवन बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। चलिए अब आइए सेक्शन 10 पे। सीजेएम, एडिशनल सीजेएम और एसडीजेएम का बात किया गया है, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एज द सीजेएम, ठीक है। तो सीजेएम हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम होंगे। असिस्ट करने के लिए एडिशनल सीजेएम भी हो सकते हैं, बट जनरली देयर विल बी वन सीजेएम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीजेएम आपको वहां होंगे ही होंगे, ठीक है। और अपॉइंट कौन करेगा? सेशन कोर्ट? नो, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट विल अपॉइंट इट, ठीक है। फिर एडिशनल सीजेएम भी अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और एसडीजेएम जो होते हैं, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, ये डेजिग्नेट किए जाते हैं। ये ध्यान में रखना, ये की टर्म है वहां पे। सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट अपॉइंटेड, ही इज डेजिग्नेटेड। किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डेजिग्नेट कर दिया गया, डेजिग्नेट कर दिया गया यानी उनको रैंक दे दिया गया, कभी भी रैंक वापस लिया जा सकता है। लेकिन अगर अथॉरिटी अपॉइंट कर दिए हो किसी पर्सन को, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको जब मन किया तब आप विड्रॉ कर लेंगे। वो तो एक ऑफिस है ना जो क्रिएटेड है। तो सीजेएम एक ऑफिस है जो क्रिएटेड है, एसडीजेएम कोई ऑफिस क्रिएटेड नहीं है, वो एक रैंक है जिसपे डेजिग्नेट कर दिया जाता है किसी को, सब डिविजनल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। एंड ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय होम? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कुछ हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है, क्लियर। सेक्शन 10, राइट। 11 पे आइए, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग सेक्शन 9 में पढ़े थे स्पेशल कोर्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। वहां क्या था? वहां कोर्ट क्रिएट हो रहा था, वहां पे स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स क्रिएट हो रहा था। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। सेक्शन 9 में था या 8 में? किस में था? 9 में, ओके, राइट। अच्छा, अभी हम लोग देख रहे थे वो क्या था यहां स्पेशल। सेक्शन 11 में क्या है? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और सेक्शन 9 में था ना, सेक्शन 9 में क्या था? स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल। वहां स्पेशल कोर्ट क्रिएट होता है, यहां स्पेशल कोर्ट नहीं, किसी पर्टिकुलर मैटर के लिए, ठीक है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास को नहीं, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पावर किसी भी पर्सन को दे सकता है जो कि गवर्नमेंट के अंदर कोई पोस्ट होल्ड करता है। मतलब जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का पावर या सेकंड क्लास का पावर किसी भी पर्सन को जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं उनको दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट हैज बीन रिक्वेस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। और इन लोगों को क्या बोलेंगे हम? स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो जो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का पावर दे दिया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे इनको दिया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। और किसको देते हैं? जो भी पर्सन पोस्ट होल्ड कर रहे हैं अंडर द गवर्नमेंट। लेकिन बस गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट होल्ड करना नहीं कि अब मतलब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको पावर मिल जाएगा, नहीं। गवर्नमेंट के अंदर आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, साथ साथ कुछ एलिजिबिलिटी का रिक्वायरमेंट भी देती है, यहाँ पे दिया भी होगा बेयर एक्ट में, कि उस पर्सन के पास उतने क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उतने एक्सपीरियंस होने चाहिए जितना कि हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है विथ रिस्पेक्ट टू लीगल अफेयर्स और मैटर्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन बनता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनता है या सेकंड क्लास बनता है? एनी पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर है वो बन सकता है, प्रोवाइडेड दैट ही फुलफिल्स द एडिशनल एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन prescribed by the high court, plus it must have been requested by state government or the central government। तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का पावर जो है किसी पर्सन को भी दिया जा सकता है जो गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा है और एडिशनल रिक्वायरमेंट जो हाई कोर्ट ने स्पेसिफाई किया है वो पूरा कर रहा है, ठीक है।
और ऐसा कब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? कोई स्पेशल मैटर के लिए करता है ऐसा, ठीक है। और अपॉइंटमेंट जो भी स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होता है वो एक बार में केवल 1 साल के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको सेक्शन 11 से ध्यान में रखना है। 11 और 9 में कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। 12 वेरी इजी, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन बताता है, कौन प्रिस्क्राइब करता है कि हर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन या लिमिट क्या होगा? तो ये सीजेएम बताता है, एंड सीजेएम इज हिमसेल्फ अंडर द कंट्रोल ऑफ सेशन जज और हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बेयर एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ज्यादा फोकस करना है कि सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट, सीजेएम डिफाइन करेगा लोकल लिमिट, ठीक है। लोकल लिमिट कि मैजिस्ट्रेट अपना पावर कहां तक, क्योंकि एक एरिया में, एक जुरिस्डिक्शन में बहुत सारे मैजिस्ट्रेट हो सकते हैं ना, तो उनका मॉनिटर सीजेएम है। तो सीजेएम बताता है कि भाई तुम जो है इधर कॉलोनी एक्स वाले मैटर्स तुम्हारे पास आएंगे, कॉलोनी वाई वाले मैटर्स तुम्हारे पास आएंगे, है ना। जो मेन बाजार है उसका मैटर मेरे पास आएगा, ठीक है। मतलब ही विल डिफाइन द लिमिट्स, राइट। और अगर मान लो डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन कहां तक एक्सटेंड करता है? पूरे स्टेट के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। अगर डिफाइन नहीं किया गया तो डिफाइन कौन करेगा? हमेशा सीजेएम, ठीक है, अंडर 13। चलिए ठीक है। तो ये आप, और 13 आपको सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत इजी है। सेशन जज के अंदर सीजेएम, सीजेएम के अंदर मैजिस्ट्रेट, ठीक है, दैट्स इट। अब आइए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाला देखते हैं, 14, 15, 16, 17। सेक्शन 14 पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। जैसा मैंने बताया था, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनको अपॉइंट करता है स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एवरी सेशन डिवीजन, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, और उन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से किसी एक को बना दिया जाता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं ना, उनमें से किसी एक को बना देते हैं सीजेएम, वैसे ही जितने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं उनमें से किसी एक को बना देते हैं आप डीएम, ठीक है, राइट। और किसी को एडिशनल पावर भी दे सकते हैं, एडिशनल डीएम का जरूरत अगर पड़ा तो, ठीक है, राइट। सब डिवीजन में अगर किसी को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का चार्ज दे दिए तो वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है या पहले आया भी हुआ है, ठीक है, कि क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पावर दिया जा सकता है? तो यस, दिया जा सकता है, ठीक है, राइट। कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी जरूरत पड़ने पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पावर दिए जा सकते हैं। अब हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ ले, है ना, कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया जा सकता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कमिश्नर ऑफ पुलिस को। सभी के साथ प्रॉब्लम हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तो आपका नेटवर्क, जिसको कंप्लेन था उनका नेटवर्क इशू होगा, देख लीजिए। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइक म्यूट रखिए, है ना, जरूरत पड़ने पे अनम्यूट करके फिर आंसर देते रहिएगा बीच बीच में, है ना। और नेटवर्क इशू होगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, मेरे साइड से कोई इशू नहीं है। ओके, कहाँ थे हम लोग? कमिश्नर, है ना। तो कमिश्नर को पावर दिया जा सकता है, डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी एसपी को भी दिया जा सकता है? नहीं, कमिश्नर को केवल दिया जा सकता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को किसका पावर दिया जा सकता है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कौन दे सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद आइए, अब भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में तुम स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देते थे, तो इधर भी अपॉइंट करोगे ना, स्पेशल जरूरत इधर तो भी तो स्पेशल लॉ का हो सकता है, तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। किसके सेक्शन में? सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, ठीक है। किसको अपॉइंट करेगा? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकता है, और नहीं तो कोई और पुलिस ऑफिसर को भी कर सकता है, बट वो किसके रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए? एसपी, तो प्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए। तो देखो अब यहां पे समझना है आपको कि 14 बताता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, स्पेशल वाले नहीं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी पावर उसका दिया जा सकता है। लेकिन अगर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ गई तो कोई एग्जिस्टिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ही स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना दोगे। अब मान लो एग्जिस्टिंग जो है उनमें कमी आ गई, तो फिर कोई पुलिस ऑफिसर को भी आप
एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं, बट वो पुलिस ऑफिसर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के रैंक के बिलो का नहीं होना चाहिए। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वाई? बिकॉज दे आर बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, इज दिस क्लियर? कौन सा सेक्शन था जी? 15 था ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उसके बाद आइए सेक्शन 16। अब जैसे वहां पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन कौन बताता था? सीजेएम। तो यहां पे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का लोकल जुरिस्डिक्शन कौन बताएगा? डीएम, है ना? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बताएगा। ठीक है, कि किस एरिया में उनको एक्सरसाइज करना है। और अगर कुछ नहीं बताया गया है तो फिर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन कहां होगा? पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब देखो जो की टर्म्स हैं हम वही हर सेक्शन का बता रहे हैं, बस वही सब वर्ड आप लोग पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए। आप लोगों की कोशिश किया कीजिए उसी को बस पढ़ने का, रिवीजन उसी से जल्दी होता है। नहीं तो लाइन बाय लाइन जाके अनलेस दिस नॉनदलेस हाउएवर, है ना, करते रह जाइएगा, उसी में फिर बोर हो जाइएगा वापस, फिर 10 सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते 2 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। 17 सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। तो सबऑर्डिनेशन क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट डीएम होगा, डीएम के सबऑर्डिनेट ईएम होगा। ठीक है, राइट। एसडीएम भी सबऑर्डिनेट ही होंगे डीएम के। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का यहां बताया गया है 17 में। यार ये सब उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बट इजी है, याद रख लेना है आपको कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। तो चलिए कोर्ट से रिलेटेड हम लोग प्रोविजन सारा देख लिए, एक बार फटाक से हम लोग रिवाइज करते हैं। ठीक है, जितना भी हम लोग 6 से 17 में। सेशन कोड कहां स्टैब्लिश होता है, किस सेक्शन में, जल्दी से बताइएगा? सेक्शन 8। सेक्शन 8 में सेशन कोर्ट स्टैब्लिश होता है। कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 9 में कोई और भी कोर्ट स्टैब्लिश होता है? स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहां पे अपॉइंट होते हैं? 11 में। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को किन का पावर दिया जाता है? फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का? किसके रिक्वेस्ट पे बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट के? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इनका अपॉइंटमेंट एक बार में कितने टाइम के लिए वैलिड होता है? हाँ, ऐसा नहीं कि 1 ईयर तक ही रहेंगे। एट वन टाइम दे कैन बी अपॉइंटेड फॉर 1 ईयर, बाद में ऑफिस एक्सटेंड करना है, फिर 1 ईयर एट अ टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल तक ही बच रहे हैं। ठीक है, यहां बताया 1 ईयर एट अ टाइम। ठीक है, और इनका क्वालिफिकेशन कौन प्रिस्क्राइब करता है? हाई कोर्ट। और एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है? गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड कर रहे होने चाहिए, है ना? दे मस्ट बी होल्डिंग द गवर्नमेंट पोस्ट, राइट। सीजेएम, सॉरी, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो क्रिएट होता है वो पावर किसका है? गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा। हाईकोर्ट का कोई रोल है इसमें? कंसल्टेशन। ठीक है, कंसल्टेशन। ठीक है, राइट। स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसके रैंक के बिलो नहीं हो सकता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का अगर किसी को वो देना हो, ठीक है, राइट, रैंक, तो वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है। ये ध्यान रखना, ये सब जो है थोड़ा बहुत टर्म है यहाँ पे कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलिए ओके। अब आइए माइक म्यूट कर लीजिए सभी लोग। अब आइए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पे। ठीक है, उसी का एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग, है ना? 18, 19, 20। ठीक है, फटाफट इसको देखते हैं। 18 बताता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, 19 बताता है आप लोग जो भावी छात्र हैं, है ना, आप लोग उसी 19 असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसका एक लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना? 18 जो आप लोग प्रमोट होके बनिएगा, अगर भविष्य में कभी बन गए, जुडिशरी में नहीं स्विच किए, है ना? राइट। और 20 डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। तो चलो 18 देखते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पहले तो ये जान जाओ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है? वो हर हाई कोर्ट में भी होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी होता है। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विल बी अपॉइंटेड इन एवरी हाई कोर्ट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हाई कोर्ट में कौन स्टैब्लिश करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के बिहाफ पे केस लड़ते हैं, तो स्टेट सेंटर का भी केस हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा।
और उनको अगर जरूरत पड़ा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बस काम नहीं चल रहा है तो एडिशनल पीपी भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि हाई कोर्ट का कोई रोल है क्या जब हाई कोर्ट में अगर कोई पीपी अपॉइंट हो रहा है तो कंसल्टेशन वहां हाई कोर्ट से लेना है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिसको भी पीपी अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, तो दे विल बी अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पे आ जाइए, अब हाई कोर्ट का समझ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपॉइंट कर सकते हैं। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट पे। डिस्ट्रिक्ट पे आ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट होंगे उनका आपको, या जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट हो रहे हैं उनका रिक्वायरमेंट बेसिक बेयर मिनिमम कितना है, प्रैक्टिस कितना होना चाहिए, 10 साल या 7 साल? 7 ईयर्स। और फिर इनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा? अगर कोई स्टेट में कैडर है तो कैडर के थ्रू अपॉइंटमेंट होगा, अगर स्टेट में कैडर नहीं है तो डीएम का जो पैनल बनेगा उसके थ्रू अपॉइंटमेंट होगा। और डीएम हमेशा जो पैनल बनाएगा वो बनाएगा इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट या सेशन जज, इन कंसल्टेशन विद द सेशंस जज। तो देखो यहां तक अभी क्या समझे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है विद द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। फिर डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे उनका एलिजिबिलिटी होना चाहिए 7 ईयर्स, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होने चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अपॉइंटमेंट अगर कैडर है किसी स्टेट में तो कैडर के थ्रू अपॉइंटमेंट होगा, कैडर नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो पैनल प्रिपेयर्ड होगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने जो डिस्ट्रिक्ट के लिए पैनल प्रिपेयर्ड रखते हैं कि ये 7 ईयर जो एक्सपीरियंस एडवोकेट है ये पीपी बनने के लिए एलिजिबल है, तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जो पैनल प्रिपेयर्ड होगा उससे अपॉइंट किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अपना पैनल बनाएगा वो किसके कंसल्टेशन से बनाएगा? सेशन जज, ठीक है, राइट। तो इतना ही बात इधर ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी अगर कैडर नहीं है तो बिना डीएम पैनल में अगर किसी का नाम है तो 7 साल के आपके पास 17 साल का भी 70 साल का भी एक्सपीरियंस है, इट डजेंट मैटर, है ना, डीएम पैनल में नाम होना चाहिए, राइट, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर कोई स्पेशल केस है तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट हो सकते हैं। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए रिक्वायरमेंट कितना है, कितना प्रैक्टिसिंग? 10 ईयर्स, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है 10 ईयर्स। बेयर एक्ट सभी लोग देखते रहिए, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखना है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जो है विक्टिम जो है अपना एडवोकेट भी इंगेज कर सकता है ना, उसको असिस्ट करने के लिए। खैर इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 10 ईयर्स होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बिकम अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आइए एपीपी के लिए, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 19 जिसका आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोग कहां पे होंगे? आप लोग हाई कोर्ट में नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है, राइट। आप लोग कहां रहेंगे? आप लोग रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, कि एपीपी अपॉइंट करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन वेयर इन मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने के लिए आप लोग का सिलेक्शन किया जा रहा है, राइट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है अपने तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी केसेस मैजिस्ट्रेट कोर्ट में लग सकता है ना, तो वो भी अपने तरफ से एपीपी अपॉइंट कर सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जो प्री में पूछ सकता है कि अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है किसी पर्टिकुलर केस के लिए तो फिर डीएम के पास पावर है कि वो किसी भी अदर पर्सन को, वहां दिया है ना एनी अदर पर्सन, ऐसा नहीं बोल रहा है एनी अदर एडवोकेट, ऐसा नहीं बोल रहा है एनी अदर पुलिस ऑफिसर, वहां क्या बोल रहा है? एनी अदर पर्सन को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बना सकते हैं। कितना दिन का नोटिस देके स्टेट गवर्नमेंट को? 14 दिन का, ठीक है, ओके। 14 डेज का नोटिस स्टेट गवर्नमेंट को देके अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पुलिस ऑफिसर को भी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है जरूरत पड़ने पे, अगर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है तो। लेकिन पुलिस ऑफिसर के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा है कि उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप नहीं बना सकते हैं अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो। अगर किसी केस के इन्वेस्टिगेशन में उसने पार्टिसिपेट किया है तो उसी मैटर में आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको अपॉइंट
नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर किसी पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने जा भी रहे हो तो ही शुड बी अबव द, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। वो इंस्पेक्टर के रैंक के बिलो का नहीं होना चाहिए। तो देखो 19 से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीलिम्स में आ सकती है। 19 में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है एपीपी का पोस्ट कहां पे है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, जिसको भी अपॉइंट करना है दोनों अपना करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी पर्टिकुलर केस के लिए अवेलेबल नहीं है तो किसके पास पावर है, किसी को भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पावर दे देने का, डीएम के पास पावर, ठीक है। और डीएम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 14 डेज का नोटिस देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन क्या डीएम पुलिस ऑफिसर को भी ये पावर दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू 2 रिस्ट्रिक्शन, कि वो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए, और दूसरा नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ही मस्ट नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। इज दिस क्लियर? 18 और 19 क्लियर हुआ। उसके बाद 20 और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। सेक्शन 20 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का पहली बात तो काम क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का है कि जितना भी प्रोसिक्यूशन है, अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, सरकारी वकील है, नाम के आगे सरकारी जब लग जाता है तो काम थोड़ा स्लो होने लगता है, नहीं होता है, राइट? तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए मेहनत भी करते हैं, बहुत लोग का ये मोटिवेशन भी होता है, नहीं कुछ लोग का होता है कि हम ये बनना है वो बनना है, बहुत लोग का मोटिवेशन होता है सरकारी नौकरी करने का, यही, ठीक है। तो एनीवे चलो, तो ये लोग अपना काम जल्दी जल्दी करें, देर ना करें, इसीलिए सेक्शन 20 में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश किया जाता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन मॉनिटर करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं एक्सपीडिशियसली क्रिमिनल केसेस का डिस्पोजल करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ठीक है। तो इनको मॉनिटर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश होता है। तो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश होता है कहां पे, किस किस लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। और ये दोनों पावर किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश करेगा कहां पे, स्टेट में, और एक डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिश करेगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, राइट। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होगा उसको हेड कौन करेगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और उसको असिस्ट करने के लिए कौन होगा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो अब यहां पे 3 तरीके के पोस्ट क्रिएट होते हैं डायरेक्टरेट्स में। एक होता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एक होता है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, और तीसरे होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन जो होगा उसके लिए एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, डायरेक्टर बनने के लिए 15 साल का एज अ एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो एज अ सेशन जज। ये ध्यान में रखना। देखो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में 3 पोस्ट क्रिएटेड है, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो डायरेक्टर जो सबसे सीनियर है उसके लिए एलिजिबिलिटी है 15 साल का एडवोकेट वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर सेशन जज, है ना, या फिर वो सेशन जज पास्ट में रहा होना चाहिए, राइट। और यही रिक्वायरमेंट आपको उसके लिए भी, आई थिंक डिप्टी डायरेक्टर के लिए भी, डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर के लिए सेम रिक्वायरमेंट है। जो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है उनके लिए रिक्वायरमेंट थोड़ा रिलैक्स्ड है। उसके लिए क्या है, 7 ईयर के एडवोकेट होने चाहिए, नहीं तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो ये एलिजिबिलिटी ध्यान में रखना, इधर से भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इनका काम क्या है, फंक्शनल डिवीजन क्या है इनके काम का। तो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जैसा मैंने बोला, डायरेक्टरेट किस लिए एस्टैब्लिश हुआ है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो समय पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक्सपीडिशियसली क्रिमिनल केसेस का डिस्पोजल करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, उसके लिए अपॉइंट किया जाते हैं, उसके लिए डायरेक्टरेट क्रिएट किया हुआ है। तो डिप्टी डायरेक्टर जो है किन तरीके के ऑफेंसेस पे ध्यान रखता है, 10 ईयर्स या मोर, लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, मतलब डेथ पेनल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा वाले ऑफेंसेस को मॉनिटर करता है डायरेक्टर, 7 से 10 साल वाले को मॉनिटर करता है डिप्टी डायरेक्टर, और 7 साल से कम वाले के लिए, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ये क्लियर है। बस इतनी बात आपको इधर से डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना आप ध्यान में रखते हैं आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस और एक और चीज ध्यान में रखना है कि सेक्शन 20 में जो भी बातें की गई हैं वो किस पे अप्लाई नहीं करेगा,
एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, है ना, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट पे अप्लाई नहीं करेगा। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट किसी भी केस को मॉनिटर कर सकता है, किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी आपत्ति अपना जता सकता है, ठीक है, राइट। तो डायरेक्ट एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पे सेक्शन 20 में जो भी बातें दी गई हैं वो अप्लाई नहीं। सेक्शन 20 में क्या किया गया, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर बना के सबका काम डिवाइड कर दिया गया है ना। एडवोकेट जनरल किसी का भी काम खुद कर सकता है, बिकॉज ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट ना, ठीक है, राइट। चलिए ठीक है, तो सेक्शन हम लोग इधर 20 तक कर लिए। अब हम लोग 21 से आगे प्रोसीड करेंगे। एक बार हम लोग 18 से 20 जो किए हैं उसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। सेक्शन 18 से 20, ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का पोस्ट कहां क्रिएटेड है, 19 में। ये ध्यान रखना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल में कंफ्यूज मत हो जाना। एडिशनल जो होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही असिस्ट करने के लिए उसी रैंक का पर्सन होता है, वो 18 में ही अपॉइंट होता है, ठीक है। हाईकोर्ट से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे अपॉइंट करेगी। अपॉइंट करेगी किस पैनल से, कौन से पैनल में नाम होना चाहिए, डीएम पैनल, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का पैनल, जो कि प्रिपेयर करेगा सीजेएम। कौन करेगा, सीजेएम। सेशन जज प्रिपेयर करेगा या डीएम प्रिपेयर करेगा, डीएम प्रिपेयर करेंगे विन कंसल्टेशन विद द सेशन जज। और वो जो प्रिपेयर करेंगे नेम, उसमें किसी का भी नाम डाल देंगे। उसके लिए एटलीस्ट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, 7 ईयर, 7 ईयर्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। 10 ईयर्स किसके लिए है, और 15 ईयर्स किसके लिए है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के लिए कितना प्रैक्टिसिंग चाहिए, 15। और सेशन जज भी बन सकते हैं, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास बन सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ओनली फर्स्ट क्लास, केवल फर्स्ट क्लास, ठीक है, केवल फर्स्ट क्लास वाले बन सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टेट में कैडर है तो फिर कैडर के थ्रू अपॉइंटमेंट करना है, डीएम पैनल से अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 18 में ही बताया गया ये सब बातें, ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप किसी पुलिस को भी बना सकते हैं, आप तो नहीं बना सकते हैं, कौन बना सकता है, डीएम बना सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर को भी बना सकते हैं, बट वहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं होना चाहिए। चलो सेक्शन 21 ऑनवर्ड्स, चलिए बेयर एक्ट में देखते रहिए सभी लोग, ठीक है। इधर जो है इनिशियल सेक्शंस में कोई केस लॉ वेस लॉ नहीं है। केस लॉ वगैरह, अरेस्ट वगैरह में 1-2 केस लॉ आपको मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन में मिलेगा। इधर कोई केस लॉ नहीं, इधर जो है बेयर एक्ट है बस। चलिए ठीक है। सेक्शन 21 कोड बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल बताया गया है, ठीक है। तो इसमें 21 राइट, तो इसमें बताया गया है जो भी बीएनएस में जो ऑफेंस है, बीएनएस के लिए पहले समझ लो, बीएनएस के लिए बताया गया है कि उसका ट्रायल या तो हाई कोर्ट होगा, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन होगा, या फिर कोई और कोर्ट होगा, जो भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल में वो लंबा चौड़ा लिस्ट दिया गया है उसमें बताया गया है। अब सवाल उठता है, बीएनएस में जो ऑफेंस नहीं है, किसी और लॉ में जो ऑफेंस है, उसका ट्रायल क्या बीएनएसएस के अंदर जो कोर्ट्स हैं क्या वो कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कब कर सकते हैं ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा? तो आप लोग जो फर्स्ट शेड्यूल में 2 टेबल बना हुआ है, फर्स्ट शेड्यूल में जो सेकंड टेबल है उसमें देखिएगा, जो सेकंड टेबल है ना, वो बाकी के दूसरे लॉ में जो ऑफेंसेस हैं उसका ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा, वो फर्स्ट शेड्यूल का सेकंड टेबल बताता है। फर्स्ट शेड्यूल का फर्स्ट टेबल जो है ना, फर्स्ट टेबल जो है वो बीएनएस के अंदर के ऑफेंसेस के बारे में बताता है, और सेकंड टेबल जो है, सेकंड टेबल का हेडिंग भी वहां पे होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर अदर लॉ, ऐसे करके कुछ होगा, मतलब मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ, ठीक है। बताया फर्स्ट ही शेड्यूल में, ठीक है। तो अब देखो वहां पे बताया क्या है, पहले ये समझ लो कि बीएनएस वाले तो ये कोर्ट ट्राई करेंगे, कौन कौन से, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, या कोई और कोर्ट जो भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया हो ना, कि अब वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, कोई भी है, ठीक है। अदर लॉज में जो है, एनी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ, ठीक है, उसका भी ट्रायल हो सकता है, ठीक है, बाय सच कोर्ट। और अगर वहां पे कोई कोर्ट मेंशन नहीं है तो इट कैन बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट सोन इन फर्स्ट शेड्यूल। लेकिन यहां समझना क्या है, जो बाकी के दूसरे लॉज हैं
उसमें जो ऑफेंस का जो ट्रायल कौन सा कोर्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि वो ऑफेंस पनिशेबल कितने से है ना। उसी के अकॉर्डिंग वहां पे सेकंड टेबल में वो पावर दिया गया है। तो बताइए किसको किसको पावर मिला है? कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन को कब पावर मिला है? 7 ईयर्स या उससे ज्यादा, ठीक है। नहीं तो फिर उसके बाद पावर मिला है किसको? फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को। 3 ईयर से 7 ईयर्स, और उससे 3 ईयर से कम के लिए एनी मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो अदर लॉज में जो है, अदर लॉज में, बीएनएस नहीं, बीएनएस में किस, बीएनएस के अंदर जो ऑफेंसेस है उसके लिए तो बता ही दिया गया है, ये इस कोर्ट के पास चल जाओ, इस ऑफेंस के लिए उस कोर्ट के पास चल जाओ, फॉर्जरी के लिए यहाँ चल जाओ, रेप के लिए वहां चल जाओ, मर्डर के लिए वहां चल जाओ, चीटिंग के लिए वहां चल जाओ। इन बाकी के अदर लॉज हैं उसमें कहाँ जाओ? तो अगर अदर लॉ में कोई कोर्ट क्रिएटेड है तो ठीक है, ठीक है। अदर लॉ में अगर कोई कोर्ट क्रिएटेड है तो उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। अगर नहीं क्रिएटेड है तो फिर यहाँ पे हम देखेंगे पनिशेबल कितना है वो ऑफेंस। 7 साल से ज्यादा है तो सेशन कोर्ट के पास जाओ, 3 से 7 में हो तो फर्स्ट क्लास के पास जाओ, और नहीं तो 3 साल से कम हो तो या तो फर्स्ट क्लास के पास जाओ या सेकंड क्लास के पास जाओ, है ना, किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, ठीक है। किसी भी मैजिस्ट्रेट का मतलब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास मत चल जाओ, ठीक है। अगर एनी मैजिस्ट्रेट वर्ड दिया है तो एनी मैजिस्ट्रेट के आगे क्वालिफाइंग वर्ड नहीं है तो वो मैजिस्ट्रेट कौन सा वर्ड मैजिस्ट्रेट हुआ? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो ये समझ गए? इज दिस क्लियर? और यहां पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर रेप से रिलेटेड कोई ऑफेंस है तो एज फार एज प्रैक्टिकेबल वहां पे कौन चाहिए? वुमेन जज, है ना, वुमेन जज वहां पे होनी चाहिए। आई थिंक सेक्शन 21 में इतना काफी है, ठीक है। यही सब बात आपको मेन ध्यान में रखना है। ये देखो, एक चीज ध्यान में रखना, ऑल द क्रिमिनल कोर्ट्स आर नॉट ट्रायल कोर्ट्स, ये ध्यान में रखना। जितने भी क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं वो सब ट्रायल कोर्ट्स नहीं होते हैं, राइट। क्रिमिनल कोर्ट्स तो आप लोग देखें ना, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट किस सेक्शन में बताया है? सेक्शन 6 में बताया है। 6 में हाई कोर्ट बताया है, सेशन जज बताया है, फर्स्ट क्लास बताया है, सेकंड क्लास बताया है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बताया है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ ट्रायल कोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये सोचोगे सेक्शन 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट में तो एग्जीक्यूटिव भी था, यहाँ तो दिया ही नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बस वो सब ऑर्डर, सिक्योरिटी का ऑर्डर पास कर सकते हैं, अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस का ऑर्डर पास कर सकते हैं, अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं, एडजुडिकेट करके ट्रायल करके पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये सब पावर किसका है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का। तो ये ध्यान में रखना है कि ऑल द, ऐसा नहीं है कि जितने भी क्रिमिनल कोर्ट हैं वो सब ट्रायल कोर्ट हों, ठीक है। कुछ ही क्रिमिनल कोर्ट ट्रायल कोर्ट होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, ओके। अब देखो 22 23 आई थिंक ये बहुत ही इजी प्रोविजन होता है, ये तो सभी को पता होना चाहिए किसका क्या पावर होता है। हाई कोर्ट जो है उसका पावर होता है वो किसी भी तरीके का सेंटेंस दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड है लॉ से। सेशन जज, एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कि ऑथराइज्ड है लॉ से, ठीक है। बस वहां पे एक ही एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि अगर डेथ सेंटेंस अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज दे रहा है तो इट मस्ट बी कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट। और ये हाई कोर्ट कंफर्मेशन किस सेक्शन में देता है? 407 में या 409 में? 407 में सबमिट किया जाता है ना, 409 में परमिशन आता है। ओके चलिए ठीक है। ओके तो ये देख ली सेशन जज एडिशन। उसके बाद कौन है? असिस्टेंट सेशन जज तो हटा दिया है अपना बीएनएसएस से, असिस्टेंट सेशन जज का पोस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। सीजेएम, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीजेएम। सीजेएम क्या हुआ? मॉनिटर हुआ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, तो थोड़ा सा ज्यादा पावर देना होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। तो सीजेएम का पावर क्या है? एनी सेंटेंस, उसका भी है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है, ठीक है, जो कि पनिशेबल है अप टू 7 ईयर्स। फाइन का लिमिट कितना है सीजेएम का? नो लिमिट, यानी फाइन वो कितना भी दे सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, राइट। फाइन कितना भी सीजेएम लगा सकता है, फाइन सीजेएम पे लिमिट नहीं है। अब ये मत सोचना फर्स्ट क्लास पे लिमिट है फाइन पे तो फर्स्ट क्लास ही सीजेएम बनता है तो सीजेएम के ऊपर भी लिमिट हो, नहीं, सीजेएम के ऊपर फाइन लगाने का लिमिट नहीं है। वो एनी फाइन कैन बी इम्पोज, बट वही है, फाइन का अपना जो जनरल रिस्ट्रिक्शन है वो सब अप्लाई करेगा कि फाइन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए,
वो सब आपको जो BNS में बताया हुआ है ना। फर्स्ट क्लास के लिए सभी को पता है फाइन कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 50,000 है ना, पनिशमेंट 3 years। सेकेंड क्लास है तो 1 year और फाइन 10,000। ठीक है, चलो ओके। और कम्युनिटी सर्विस जो है एक नया पनिशमेंट आपको लाया गया है और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में। ये याद रखिएगा प्रोविजन के साथ कहां पे डिफाइन किया गया है कम्युनिटी सर्विस को, तो ये सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में किया गया है। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस क्या होता है, तो कम्युनिटी सर्विस जो होता है कोई भी वर्क जो कि कोर्ट ऑर्डर करता है किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को परफॉर्म करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ punishment for the benefit of community and that person will not be entitled to any remuneration। उसको कोई remuneration उसके लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट। और डिफाइन किया गया सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में, ये ध्यान में रखना है। अब आओ सेक्शन 24, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीकी समझना है, इससे क्वेश्चन में बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, फाइन नहीं पे किए तो वहां पे क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। अब ये इम्प्रिजनमेंट जो होगा ये क्या हो, इसका नेचर क्या होगा, ठीक है वो समझना है। तो देखो सेक्शन 24 बताता है कि इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो। ठीक है, मैजिस्ट्रेट जो है ये इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, लेकिन ये जो इम्प्रिजनमेंट इसको बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट है ना। डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट, और किस चीज का डिफॉल्ट आपने किया, फाइन नहीं पे किया, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है। रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट का जो पावर है वो किस सेक्शन में बताया गया है, सेंटेंस इंपोज करने का पावर मैजिस्ट्रेट का किस सेक्शन में है, 23 में। तो 23 के अंदर जो मैजिस्ट्रेट का पावर का जो लिमिट बताया गया है उस पावर को तो एक्सीड कभी नहीं कर सकता है। ये नहीं कि डिफॉल्ट दे रहे हैं, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट तो अपने पावर को एक्सीड कर जाए, नहीं, अपने पावर को वो एक्सीड नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि अगर वहां पे इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अवॉर्डेड था एज अ पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव सेंटेंस, मतलब वो ऑफेंस ऐसा था जहां पे इम्प्रिजनमेंट भी था और फाइन भी था, तो इम्प्रिजनमेंट अगर ऑलरेडी अवॉर्डेड था और वहां पे फाइन नहीं पे किया गया है, तो जिस ऑफेंस के लिए उसको इम्प्रिजनमेंट मिला था उसका जो मैक्सिमम टर्म होता है उसका 1/4 से ज्यादा डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, कि अगर मान लिया थेफ्ट का अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है और उसको सजा अगर मान लो 2 साल ही मिली है, मैजिस्ट्रेट के पास तो कोर्ट के पास तो डिस्क्रिशन है 3 साल तक का सजा देने का थेफ्ट के केस में, लेकिन उसको 2 साल का ही सजा दिया गया। ठीक है, और साथ साथ कुछ फाइन लगाया गया। फाइन अगर उसने नहीं पे किया तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम उसका 9 months हो सकता है। 9 months क्यों हो सकता है, क्योंकि थेफ्ट का उसको ऑलरेडी सजा मिला था और थेफ्ट का ऑफेंस मैक्सिमम कितने से पनिशेबल है, 3 years है। 3 year इक्वल टू 12 into 3 36 months, तो 36 months का 1/4 9 months है ना, तो 9 months से ज्यादा डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट नहीं मिल सकता। ये ध्यान में रखना, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट जो 1/4 काउंट करेंगे वो करेंगे जिस उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड है उससे, ये नहीं कि जितना उसको मिला है। तो 2 रेस्ट्रिक्शन है डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट पे, एक मैजिस्ट्रेट अपने औकात से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता, और दूसरा अगर वो इम्प्रिजनमेंट पहले से मिला हुआ है एज अ पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव सेंटेंस, तो फाइन नहीं पे करने पे उस इम्प्रिजनमेंट का जो मैक्सिमम उस ऑफेंस का जो इम्प्रिजनमेंट है उसका 1/4 से ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। और ये ध्यान में रखना है, ये जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट होता है ये इम्प्रिजनमेंट होता है in addition to already imposed imprisonment। ऑलरेडी अगर कोई imprisonment दिया गया है 3 साल का तो उसके एडिशन में होता है, ये नहीं कि उसी के साथ साथ आपका कवर नहीं हो जाता है ना, वो उतना टाइम खत्म होने के बाद और एडिशनली आपको इतना डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडरगो करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 24 में बताया गया है। ठीक है, इज दिस क्लियर। उसके बाद 25 है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट 1 ट्रायल। मतलब अगर एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए एक ही ट्रायल में, ठीक है, आपको सेंटेंस करना हो तो क्या रूल फॉलो करना होगा। अगर आप एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो गए तो फिर क्या सजा आपको मिलेगी। ठीक है, तो जितने भी ऑफेंस है उसके लिए आपको सेपरेटली सजा मिलेगी ना,
थेफ्ट भी है, थेफ्ट के साथ डकैती भी है, मर्डर भी है, रेप भी है, सबके लिए अलग अलग सेपरेटली सजा मिलेगी। तो सेक्शन 25 अप्लाई करता है व्हेन पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन वन ऑफेंस। कन्विक्टेड है ना, व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर मोर देन वन ऑफेंस, तो उस कन्विक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो कोर्ट वहां पे रूल क्या है कि सबके लिए एक तो सेपरेटली ऑफेंस बताना, सेपरेट पनिशमेंट देना है, जितना भी कन्विक्शन हुआ जिस जिस ऑफेंस के लिए सबके लिए सेपरेट पनिशमेंट होगा। साथ में ये बीएनएसएस के थ्रू एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया है कि अब यहां पे कोर्ट को मैंडेटरली ये क्लैरिफाई कर देना है कि एक से ज्यादा जो सेंटेंस आप दे रहे हैं कन्विक्ट को, वो कंकरेंटली रन करेगा या कॉन्जिक्यूटिवली। पहले क्या होता था सीआरपीसी में, बाय डिफॉल्ट वो रन करता था कॉन्जिक्यूटिवली या कंकरेंटली, कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली रनिंग ऑफ पनिशमेंट समझ रहे हो ना, कॉन्जिक्यूटिवली मतलब वन आफ्टर अनदर। मान लो कि किसी पर्सन को थेफ्ट के लिए भी सजा मिला, मर्डर के लिए भी मिला, तो भाई मर्डर का तुम पूरा सजा मान लो 10 साल मिल रहा है, थेफ्ट के लिए 3 इयर्स, तो पहले तुम मर्डर का 10 साल बिताओगे, फिर 3 ईयर थेफ्ट का बिताओगे। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिवली। तो पहले क्या होता था, अगर मैजिस्ट्रेट ने अपने जजमेंट में या कोर्ट ने, क्रिमिनल कोर्ट ने अपने जजमेंट या ऑर्डर में ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि वहां पे जो पर्सन को एक से ज्यादा ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा रहा है उसको, उसके सेंटेंसेस कॉन्जिक्यूटिवली रन होंगे या कंकरेंटली, अगर ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट माना जाता था वो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगा। लेकिन अब क्या किया गया है, अब बताया गया है कि भाई ये जज को मैंडेटरली बताना होगा। देखो वहां पे बता रहा होगा किसी पैराग्राफ में, है ना, कि कोर्ट शैल, है ना, कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, कोर्ट शैल वहां पे डायरेक्ट कि वहां पे ऑफेंस, वहां पे सेंटेंस जो है कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगा या कंकरेंटली। कंकरेंटली का मतलब समझ रहे हो ना, एक साथ ही रन करेगा। मतलब आपको इस एक ऑफेंस के लिए 5 साल सजा मिला, बीच में मत बोलिए जब तक पूछे नहीं, ठीक है। एक साल के लिए एक ऑफेंस के लिए 5 साल सजा मिला, दूसरे ऑफेंस के लिए 2 साल सजा मिला, और कंकरेंटली रन कर रहा है तो 5 साल वाले में ही 2 साल कवर हो गया। तो वो लेस सीरियस ऑफेंस के लिए वैसा किया जा सकता है, बट जनरली कोर्ट जो है कंसिक्यूटिवली ही ऑर्डर करती है। लेकिन अब जो है जजमेंट में ही कोर्ट को क्लियर कर देना है ये मैंडेटरली कि एक से ज्यादा जो सेंटेंस दिया जा रहा है वो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगा या फिर कंकरेंटली। ठीक है, ये सेक्शन 25 में बताया गया है। ठीक है, कंकरेंट में सेंटेंस रन करते हैं टुगेदर, कॉन्जिक्यूटिवली में सेंटेंस रन होते हैं वन आफ्टर अनदर। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 25 में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कि अगर वहां पे सेंटेंस ऑर्डर किया गया है कॉन्जिक्यूटिवली रन करने के लिए, ठीक है, और मान लो कि इफ आई एम द मैजिस्ट्रेट, सेंटेंस को कॉन्जिक्यूटिवली रन करना है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिवली क्या है कि मैं मैजिस्ट्रेट हूं सीजेएम, मेरा मैक्सिमम पावर कितना है 7 इयर्स पनिशमेंट देने का, लेकिन अगर 2 ऑफेंस के लिए मैं कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट दे रहा हूं तो दोनों का कॉन्जिक्यूटिव मिला के 10 साल हो जा रहा है, तो क्या मैं सेशन कोर्ट को भेज दूंगा वो मैटर? नहीं ना, नहीं। तो वही यहां पे बताया भी गया, आपको सेक्शन में बताया गया है कि अगर कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस रन होता है और वो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस में जितने टोटल टर्म ऑफ सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट जो आएंगे, अगर वो मैजिस्ट्रेट के पावर के बियॉन्ड भी चले जाते हैं, तो दैट विल नॉट बी सेंट टू द हायर कोर्ट, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेम कोर्ट ओनली, है ना। वो किसी एक ऑफेंस के लिए अपने पावर के विद इन सेंटेंस कर रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस के लिए एक्सीड कर सकता है वो अपने लिमिट को, लेकिन 2 लिमिट लगे हुए हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस अगर रन भी कर रहा है तो 2 लिमिट लगा हुआ है उस पर। 2 लिमिट क्या लगा है कि टोटल इंप्रिजनमेंट 20 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, और एग्रीगेट पनिशमेंट जो हो सकता है वो जो भी मैजिस्ट्रेट या कोर्ट पनिश कर रहा है उसके पावर का 2 गुने से ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब सीजेएम 7 साल है तो वो 14 साल से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता। फर्स्ट क्लास 3 साल है तो वो 6 साल से ज्यादा का पनिशमेंट नहीं दे सकता कॉन्जिक्यूटिवली सेंटेंस रन करा के। यानी ये 2 लिमिट लगा दिए गए। तो कॉन्जिक्यूटिवली अगर सेंटेंस रन कर रहा है, एक है कि 20 साल से ज्यादा तो कोई नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा बाकी के जो मैजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने पावर के, जो पावर उनको दिया गया है टू इम्पोज सेंटेंस, उसका डबल से ज्यादा वो कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन 25 में ये सारे आपको चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है।
उसके बाद 25 के बाद जो है इधर आप लोग बस एक एक बार पढ़ लेंगे। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर कर सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी ऑफिशियल को कोई पावर देके, ठीक है। और वो पावर को विड्रॉ भी किया जा सकता है किस सेक्शन में? सेक्शन 28 में। हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट ने किसी को पावर दिया है तो वो पावर आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी जजेस और मैजिस्ट्रेट का जो पावर है उनके जाने के बाद उनका सक्सेसर आएगा, वो एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। अगर कभी भी डाउट हो जाएगा कौन सक्सेसर है तो सेशन जज डिटरमाइन कर देगा राइटिंग में, है ना, कि कौन सक्सेसर है। मान लो दो लोग एक साथ आ गए ऑफिस में, तो उन दोनों में कौन सा सक्सेसर है पिछले वाले का, जो पिछला वाला जो गया है यहाँ से ट्रांसफर हो गए, तो वो क्लैरिफाई कौन करेगा? सेशन जज, ठीक है। तो ये सब इधर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 30 से 34 में भी ये सब सेक्शन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 26 से 30 तो स्किप भी कर सकते हो, इन 30 से 34, 26 से 29, ठीक है। 30 से 34 में आपको क्वेश्चन आ जाता है कितनी बार, ठीक है। पुलिस ऑफिसर सुपीरियर इन रैंक टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से ऊपर के रैंक का जो भी पुलिस ऑफिसर हो, वो ऑफिसर इन चार्ज का या जो भी है उस सब का पावर एक्सरसाइज कर सकता है, क्योंकि वो क्या है? वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब वो नहीं बोल सकता है कि भाई अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोई बोल सकता है क्या कि आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है, यहां दरोगा आएंगे? नहीं ना, राइट। कि आप नहीं आइए, है ना, आप यूपीएससी से सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, बीपीएससी वाले जो है वो आएंगे, ऐसा आप नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। 31 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन इज बाउंड टू असिस्ट अ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड। यानी अगर मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर अगर आपसे रीजनेबली एड मांग रहा है, ठीक है, रीजनेबल एड, तो आपको करना है। वो भी रीजनेबल एड किसी भी तरीके का नहीं, 3 तरीके का ही। एक, कोई पर्सन को एस्केप करने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, जिसको ऑथराइज्ड है मैजिस्ट्रेट या पुलिस अरेस्ट करने को, उस पर्सन के एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए आपसे रीजनेबल एड मांगा जा सकता है। रीजनेबल एड, ये नहीं कि अक्यूज जो है भागने वाले के हाथ में जो है AK-47 है तो आपको बोल दे कि तुम जाओ ना, तो आपको वहां पे जाना पड़े, ऐसा नहीं, ठीक है। हेलो, ठीक है। तो 3 तरीके का ही एड अगर मांगेगा, ये ध्यान में रखना, ये नहीं कि किसी भी तरीके का एड, केवल 3 तरीके का ही, वो भी रीजनेबल एड अगर मांगा गया मैजिस्ट्रेट या पुलिस के द्वारा, तभी वहां पे किसी भी पर्सन को उनको असिस्ट करना है, और पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए। पर्सन के पास ऐसा नहीं कि चॉइस है, अगर नहीं असिस्ट करोगे, रीजनेबल एड मांगा गया है, तो फिर वो ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट वाला आपके ऊपर वो लग जाएगा। ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट कहां पनिशेबल है जी, बताइए? बीएनएस में 222 में, है ना, 222 में ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, ओके। 3 तरीके का एड, एक है कि पुलिस जिसको ऑथराइज था नहीं कर पा रहा है, तो उसको उसके अरेस्ट को एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, किसी ब्रीच ऑफ पीस को सप्रेस करने के लिए। और तीसरा, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई इंजर कर रहा है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। यानी 3 तरीके के कॉन्टेक्स्ट में ही कोई कॉमन पर्सन बाउंड है मैजिस्ट्रेट या पुलिस को असिस्ट करने के लिए। एक, किसी अक्यूज्ड के एस्केप को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, ब्रीच ऑफ पीस को प्रिवेंट या सप्रेस करने के लिए। और तीसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी होने, हाँ, किसी तरीके का इंजरी होने से प्रोटेक्ट करने के लिए। 32, ठीक है। 33, पब्लिक जो है उनको कुछ ऑफेंसेस का इंफॉर्मेशन देना है, ये उनका एक क्या है, ड्यूटी है। देयर इज अ लीगल ड्यूटी अंडर सेक्शन 33, ठीक है। यहां पे चलो बीएनएस का कुछ कुछ सेक्शन भी हम लोग इसी बहाने रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीएनएस कुछ ना कुछ तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि इन तरीके के ऑफेंसेस के लिए जो भी पर्सन अवेयर है कि इस तरीके का ऑफेंस कोई करने वाला है, ऐसे ऑफेंसेस का इंटेंशन आपको पता है कि कोई पर्सन ऐसा करने वाला है, देन यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म, ठीक है, आपको बाउंड है आप इन्फॉर्म करने के लिए किसको, ये भी ध्यान में रखो, यू आर बाउंड टू इन्फॉर्म नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर। ये ध्यान में रखना है, किसको, मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को। अब कौन कौन से ऑफेंसेस, हर तरीके का ऑफेंस नहीं, कुछ कुछ सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हैं, उसी पे ये अप्लाई करता है। तो एक बार देख लेते हैं कि
वैसे ही सीरियस ऑफेंस जो कि पनिशेबल है इन सेक्शंस में बीएनएस के 103 से 5 किया जाता है, जल्दी से बताइए। ठीक है तो ऐसे बता दो 103 में क्या है? मर्डर। 103 में मर्डर है ना, मर्डर है, 1 में मर्डर है और उसके 2 में हमको लग रहा है मॉब लिंचिंग है ना? 3 के 2 में ही मॉब लिंचिंग है ना, मॉब लिंचिंग 2 में है, ठीक है। 104 में क्या है? ट्रांसफर्ड मैलिस, लाइफ कन्विक्ट। लाइफ कन्विक्ट वाला प्रोविजन तो मिट्ठू वाले केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे किया गया? जजेस को डिस्क्रिशन देके। जैसे 303 में डिस्क्रिशन नहीं था जज के पास, केवल क्या देना था? डेथ पेनल्टी दे देना था अगर लाइफ कन्विक्ट ने किसी का मर्डर किया तो। लेकिन उस प्रोविजन को फिर से रिवाइव कर दिया गया। रिवाइव कैसे कर दिया गया? हमको लग रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जैसा ही अप्लाई हो गया यहाँ भी, अमेंड करके रिवाइव कर दिया गया। रिवाइव कैसे कर दिया गया कि अब वहां पे जज को डिस्क्रिशन दे दिया गया है कि लाइफ कन्विक्ट अगर किसी का डेथ कमिट करता है तो जज डेथ पेनल्टी भी दे सकता है या लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दे सकता है। ये 104 में। और 105 में नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। 111 से 13 नया एडेड है। क्या क्या है 111 में? क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम 111 है, 12 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, 13 टेररिस्ट एक्ट है। 42 44 क्या है? किडनैपिंग एब्डक्शन से रिलेटेड कुछ। ओके, किडनैपिंग फॉर रैंसम एंड ऑल। चलो ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बीएनएस में देखेंगे ये सब, ठीक है, उतना कॉमन सेक्शंस नहीं है। 147 टू 154 ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट है ना, ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। ये काउंटर फिटिंग है क्या? 178 टू 182, अच्छा 189 एंड 191 अनलॉफुल असेंबली। 220 274 टू 280 पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक हेल्थ न्यूसेंस, ठीक है। 307 किसका पनिशमेंट है ये? 307 में थेफ्ट तो 303 में है ना, सॉरी क्या है? थेफ्ट है, थेफ्ट ही है, सॉरी 307 इज थेफ्ट ओके, चलो ठीक है, ओके ओके। 309 से 12 में क्या है? 9 में क्या है? 9 में रॉबरी है, 10 में डकैती, 11 में अग्रेवेटेड फॉर्म, ओके। ये किसी को याद है क्या? हमको तो नहीं याद है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये, ओके। खैर यहाँ के लिए देखो, यहाँ के लिए ये सब याद करना जरूरी नहीं है, ये हम लोग बस ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं बीएनएस के सेक्शंस को। यहाँ के लिए ऐसा नहीं कि ये सब याद करने के पीछे पड़ जाना, नहीं तो फिर बाकी बीएनएसएस नहीं पढ़ पाओगे। मतलब यहाँ पे बस ओवरऑल आपको बस जान लेना है। 26 से 28 में क्या है? मिसचीफ है। 31 टू और 32 में हाउस ट्रेसपास, क्या? चलिए ठीक है। तो 33 में क्या है कि इन लोगों को आपको क्या करना है? इन्फॉर्म करना है ना, पब्लिक को इन्फॉर्म करना है इन ऑफेंसेस के बारे में। और लास्ट सेक्शन आज का देखते हैं, फिर मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं। ड्यूटी ऑफ विलेज, यहां पे गलती क्या होता है 34 में? ड्यूटी 2 लोगों को कन्फर किया गया है, केवल विलेज ऑफिसर्स को नहीं किया गया है। इसमें गलती कितनी बार होता है? लोग को लगता है बस विलेज ऑफिसर्स को ही यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है। गांव में कुछ तरीके के ऑफेंसेस जो हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई नोटोरियस थीफ रह रहा है, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी मान लो रहता है, या कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करने वाला है, तो गांव में जो भी ऑफेंसेस इस तरीके करने वाला पर्सन है या ऐसा करने के लिए जाना जाता है, पॉपुलर है, इतना लिस्ट नहीं पढ़ने जाना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बस एक बार ओवरऑल देख लेना, जो समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेन पूछता है यहां से, तो ड्यूटी किसका है इन सारे ऑफेंसेस के लिए रिपोर्ट करने का? तो ऑफिसर जो भी इंप्लॉयड है विलेज में, एवरी ऑफिसर इंप्लॉयड इन कनेक्शन विथ अफेयर ऑफ विलेज, और दूसरा एवरी पर्सन रिसाइडिंग इन विलेज, दोनों का ड्यूटी है। जो पर्सन रिसाइड कर रहे हैं विलेज में उनका भी ड्यूटी है,
और जो ऑफिसर्स हैं उनका भी ड्यूटी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, कोई डाउट किसी टॉपिक में आज से रिलेटेड? एनीवन, एनीबॉडी, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? इंक्वायरी वाले में, इंक्वायरी कहाँ डिफाइंड है पहले जल्दी से बताओ? के every inquiry other than trial means trial is also a kind of inquiry only, ठीक है। but for the purpose of BNSS इंक्वायरी में हम लोग ट्रायल को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी ट्रायल से पहले जो चीज हो रहा है ना उस पर सेक्शन 2(1)K का डेफिनेशन अप्लाई करेगा। मतलब उससे पहले क्या हो रहा है? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट है ना, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट मैजिस्ट्रेट कर रहा है, फिर उसके बाद इशू ऑफ प्रोसेस कर रहा है। इशू ऑफ प्रोसेस किस सेक्शन में होता है जल्दी से बताइए? 227 है ना, 227। हम लोग BNSS आ गए हैं, CRPC मत रहो। 227 तो इशू ऑफ प्रोसेस कर रहा है, तो इशू ऑफ प्रोसेस करके जो भी आप अक्यूज्ड को बुलाया जा रहा है तो कोर्ट वहां क्या कर रहा है? इंक्वायरी कर रहा है ना, उनको क्वेश्चन करके। तो कहने का मतलब है ट्रायल के अलावा जो भी मैजिस्ट्रेट कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, ट्रूथ फाइंडिंग प्रोसेस से रिलेटेड, in order to ascertain the truth whatever steps is being taken by the magistrate or the court apart from trial। ट्रायल में भी वही किया जाता है, बट ट्रायल को एक्सक्लूड करके रखा है, तभी तो इंक्वायरी और ट्रायल में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर कहने का मतलब है इंक्वायरी का डेफिनेशन तो प्रॉपर दिया ही नहीं है BNSS में, वो बस बोल दिया है एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, प्रॉपर डेफिनेशन तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन खैर अभी बस प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये करना है, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग मॉक दो। किसी और को कोई डाउट? सेंटेंस इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट ना, हाँ, अगर फाइन नहीं पे किया गया है, फाइन नहीं पे किया जा रहा है तो वहां पे डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट अंडरगो करना होगा। डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाए गए हैं कि डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कितना हो सकता है। तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट पहला तो है कि मैजिस्ट्रेट का जो पावर है मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट देने का उसको एक्सीड नहीं कर सकता है, और दूसरा है कि जो भी अगर कोई इम्प्रिजनमेंट दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ सब्सटैंटिव सेंटेंस, मतलब कोई ऑलरेडी से सेंटेंस दिया गया है और उसमें सेंटेंस के साथ साथ वो ऑफेंस पनिशेबल है विथ फाइन ऑल्सो, तो वहां पे जो सेंटेंस उसको मिला है, जिस ऑफेंस के लिए सेंटेंस मिला है, उस ऑफेंस का जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका 1/4 ही मैक्सिमम डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है अगर फाइन नहीं पे किया गया तो। और एक और चीज है कि मान के चलिए जब भी फाइन पे लगाया जा रहा है, फाइन लगाया जा रहा है और फाइन नहीं पे किया गया है, तो वहां पे और भी एक और सेक्शन इन्वॉल्व होता है। कौन सा सेक्शन BNS का इन्वॉल्व होता है? सेक्शन 8। सेक्शन 8 में भी रूल्स दिए गए हैं, है ना, कि 5,000 से ज्यादा का फाइन है तो नहीं पे किया गया तो कितना पनिशमेंट होगा, 2,000 से 5,000 है तो कितना होगा, तो वहां सेक्शन 8 वाले भी रूल अप्लाई होते हैं। खैर अभी हम लोग BNSS देख रहे हैं, तो 24 में 2 ही रेस्ट्रिक्शन है, एक जो है मैजिस्ट्रेट अपने पावर से ज्यादा नहीं दे सकता है, और एक जो है 1/4 ऑफ द मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस, जो इम्प्रिजनमेंट है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलो ठीक है, और किसी को डाउट? जल्दी। नहीं, सब्सटैंटिव सेंटेंस को ऐड नहीं करें, केवल डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट की यहां बात कर रहा है, वो कॉन्जिक्यूटिव वाले में देखना है ना। ऐसा नहीं है यहाँ पे, ये तो 24 में जो सब्सटैंटिव सेंटेंस प्लस ये देखकर मैजिस्ट्रेट का पावर आप लिमिट नहीं करेंगे, ठीक है। और 25 में आपको बताया गया है इसके बारे में ना, कॉन्जिक्यूटिव और कंकरेंट वाले में। कॉन्जिक्यूटिव वाले में अगर कॉन्जिक्यूटिवली पनिशमेंट एक्सीड भी कर जा रहा है मैजिस्ट्रेट का जो खुद का पावर है देने का, तो वो चलेगा, लेकिन वो कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए? 20 ईयर्स या फिर ट्वाइस। मैजिस्ट्रेट का पावर जो है उसका ट्वाइस एक्सीड नहीं करना चाहिए 25 में। हाँ, सिंगल ऑफेंस के, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्लास का 3 साल है तो 6 साल नहीं होना चाहिए, TJM का 7 साल है तो 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो जल्दी बताओ, और किसी को डाउट?